ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि साथ देने का है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत की रीबेसिंग 2 दफा पिछले 20-25 माह में हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त ये आ गया है कि रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं। हमारी जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये एक बड़ा प्रैक्टिस सेशन है एक बड़े टूर्नामेंट के लिए। पीक टाइम में बिल्कुल भी एसी और जितनी आपकी बड़ी अप्लायंसेस हैं वो बिल्कुल भी यूज ना करें। हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल है। जिस तरह से जीता सेमीफाइनल तो मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा तो वो काफी नर्वस था उसको देख। डायबिटीज प्लस ओबेसिटी 11 साल के बच्चे में भी डायबिटीज है इस वक्त। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंद प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं वहाँ का मेज़बान फ़हीम खान। आज हमारी साथी एंकर जो हैं वो तबीयत की नासाजी की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन कल जब वो आएंगी तो उनसे ये भी ज़रूर पूछेंगे कि वो आज क्यों यहाँ पर मौजूद नहीं। खैर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक के साथ। हदीस मुबारक का कमोबेश मफ़हूम, जो किसी तंगदस्त पर आसानी करें तो अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। इब्न माजा से यह हदीस है। आज मुआशी मुश्किलात बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो बढ़ चुके हैं, हर दूसरा शख्स परेशानी का शिकार है नाजरीन, मगर ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि साथ देने का है। अपने मुसलमान भाई को सहारा देने का है, अपने पाकिस्तानी भाइयों को सहारा देने का है। आए हम भी अज़म करें अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को मुश्किल वक्त के अंदर अकेला ना छोड़ें और उनका साथ देने की जहाँ तक मुमकिन होगा हम उनकी मदद करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। तोशा खाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मअतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। महंगी बिजली और कितनी महंगी हो सकती है, सेनेटर मुश्ताक अहमद के बयान ने खलबली मचा दी। बिजली फी यूनिट 90 रुपए होने की पेशगोई कर डाली है। क्या मसले का कोई हल मुमकिन है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मुल्तान एशिया कप की मेजबानी को तैयार, बस एक दिन और इंतजार। नेपाल की टीम कल कौमी टीम से टकराएगी। इवेंट से कबल पाकिस्तानी स्क्वाड में बड़ी तब्दीली, सऊद शकील को टीम में जगह मिल ही गई। और उम्र 12 साल, खेल बेमिसाल। मलेशिया में बोर्नियो जूनियर एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद के खूब चर्चे हैं। आज दुनिया बोल में होंगे हमारे मेहमान। जी नाजरीन, तो ये थी आज की बड़ी खबर जिस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हमारा फॉर्मेट है टॉप ट्रेंड का, तो जान लेते हैं ट्विटर क्या कह रहा है। सबसे पहले नन अदर देन हैशटैग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ताजिर, वकला और अवाम बिजली के जायद बिलों से सभी परेशान। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ शहरियों का सब्र जवाब दे चुका है। 5 दिनों से जारी एहतजाज और बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। और ट्रेंड में सार्फिन ने निगरां वज़ीर आज़म से बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सेस की कटौती की दरख्वास्त भी कर डाली है। याद रहे, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान और जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को बिजली के एक्स्ट्रा जो चार्जेस लगे थे उसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। ट्रेंड में अब तक 21,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। यकीन करते हैं कि नंबर इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि बिजली से जो लोग मुतासिर हैं उनकी तादाद तो लाखों करोड़ों में आ गई है और ट्रेंड ट्विटर यूज़ करने वाले कम ही लोग हैं। खैर, अगला ट्रेंड है हैशटैग अरशद नदीम। जाहिर सी बात है जी, फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम भी ट्रेंड में शामिल है और आज ही नहीं बल्कि कल से ये ट्रेंड में शामिल है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की वतन वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुक्काम समेत सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज भी इन्हें खुशामदीद कहने के लिए पहुंच गए। ट्रेंड में सार्फिन ने अरशद नदीम की जीत का जश्न और कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है, जबकि ट्रेंड में अब तक 10,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं। और इसके साथ साथ बड़ी खबर जिसकी इब्तिदा कल से होने वाली है, एशिया कप। हैशटैग एशिया कप ने भी धूम मचा दी है जी ट्विटर पे। और पाकिस्तान की मेज़बानी में क्रिकेट का आलमी मेला कल से मुल्तान में सजेगा, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जबकि ट्रेंड में सार्फिन कौमी हीरोज और नेपाल के दरमियान इफ्तिताही मैच देखने के मुंतज़िर हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि ट्रेंड में सार्फिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद हैं। टॉप ट्रेंड में अब तक 20,000 से ज़ायद लोगों ने
ट्वीट कर दिया है। खैर, क्रिकेट जो है वो हमारी नसों में बसता है, रगों में बसता है और क्रिकेट के लिए हर पल हर जगह तैयार रहते हैं। अब खेलों से हटते हैं और वापस आते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की जानिब। महंगाई की रफ्तार और एनर्जी क्राइसिस के दौरान पड़ोसी मुल्क ईरान ने पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली फराहम करने की ऑफर की है। इस ऑफर का हुकूमत पाकिस्तान क्या जवाब देगी ये तो वक्त बताएगा। अलबत्ता मौशी सूरत हाल पर आपको ताज़ा तरीन खबरें देते हैं। खबर यह है कि हमारे निगरां वज़ीर आज़म मौजूदा माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़म हैं। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। दो दिन में 2 बार इजलास की सदारत की है, माहिरीन से मशवरे मांगे हैं। दूसरी तरफ मार्केट की सूरत हाल ये है कि अचानक चीनी यानी शक्कर जो है वो मार्केट से गायब हो रही है। नए रेट खोले जा रहे हैं। हुकूमत के अलावा थोक बाजार और होलसेल्स ने भी नाजायज़ मुनाफा जो है उसका बाजार गर्म कर रखा है। मार्केट में इस वक्त चीनी की कीमत 170 रुपए तक पहुंच गई है। ठीक यही कीमत आटे की है। और अफसोसनाक कह लीजिए या मज़ेदार बात कह लीजिए कि रूस से गंदम जो आने वाला था वो अभी तक पहुंचा नहीं है। खैर, इकोनॉमी की सूरत हाल पर बात करने के लिए मुआशी एक्सपर्ट खाकान नजीब हैं। मजीद डिटेल उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, वेलकम टू द शो। हालात मुल्क के आपके सामने हैं। चीनी का एक और अजाब जो है वो आवाम पर नाजिल होने वाला है। अब ये हुकूमत की जानिब से है या मुनाफेखोरों की जानिब से है, इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? खाकान साहब, आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो याद रखें कि ये जो चीनी की मार्केट है पाकिस्तान में, ये चीनी 3-4 माह प्रोड्यूस होती है। वो माह कौन से हैं? वो माह हैं अक्टूबर नवंबर के करीब, जो पाकिस्तान का शुगर का सीज़न है वो शुरू होता है और ये जाके कहीं फरवरी मार्च, डिपेंडिंग ऑन कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितना गन्ना लगा है, ये ख़त्म होता है। चीनी वाफिर मकदार में थी। फिर आपको मालूम है कि कुछ एक्सपोर्ट की इजाज़त हुई। जब भी एक्सपोर्ट की इजाज़त होती है, अगर मैं ऑनेस्टली कह सकूं, उसका मतलब यही होता है कि एक एक्सेस मुल्क में मौजूद है और उसको कम करना है, सो दैट थोड़ा सा राइज इन प्राइसेस जो है वो दिखाई दे। एक आई थिंक राइज इन प्राइसेस की और वजह ये भी है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो साथ चूँकि जहाँ पोरस बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि शायद थोड़ी सी चीनी जो स्टॉक में हमें दिखाई नहीं देती उस तरह से, वो शायद ओवर द बॉर्डर्स, उसको आप स्मगलिंग कह लें या ट्रेड कह लें, वहाँ हो जाती है। कुछ आई थिंक ये भी आंसर आ रहा है कि आप याद रखिए कि जब ये कैरी करते हैं स्टॉक को, तो स्टॉक की कैरिंग कॉस्ट होती है। वो कैरिंग कॉस्ट 1% थी हर माह। अगर आप 12% पॉलिसी रेट पे थे, अगर आप पॉलिसी रेट को डबल कर दीजिए और उसको 24% कर दीजिए जो आज हो गया है, तो ये कैरिंग कॉस्ट डबल हो जाएगी। उसका भी एक आंसर आ रहा है। फिर नया सीज़न शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, ये एंड ऑफ सीज़न है। आई एम नॉट श्योर कि स्टॉक्स उतने वाफिर मकदार में मौजूद हैं। अब गवर्नमेंट ने कल कुछ एक्शन भी लिया है, शायद एक्सपोर्ट जो है उसको पे कदगन सी लगाई है, उससे कोई सेंटिमेंट तब्दील होगा। बट ओवरऑल इस वक्त एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मुल्क में है। उसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो जायज़ा लेना है। एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी सरकार के पास मौजूद है फेडरल लेवल पे, उसमें एक ओवरऑल जायज़ा लीजिए कि जो सारे स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो सारे इम्पोर्टेंट अजनास हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो चीनी हो, उनका क्या इस वक्त मुल्क में मौजूदगी है, क्या डिमांड आई। ये तो हम कमेटी के जरिए जो है जो मौजूद है उसके ज़रिए पता लगा लेंगे। एक और कल सेनेटर मुश्ताक साहब का बयान आया है, उन्होंने बताया है कि जी उनके मुताबिक बिजली फ़ी यूनिट 90 रुपए तक जा सकती है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान हो गई है। इवन हर इदारे के अंदर एक खलबली मच गई है कि उन्होंने किस असेसमेंट के ज़रिए ये फिगर दिया है। आपके नज़दीक ये कितना लॉजिकल है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर पे मैं इसलिए बात नहीं करूँगा कि फिगर्स इतने आसान नहीं है निकालने। अगले लेकिन सर 53 रुपए से 90 का एक फासला बहुत ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन डबल की बात कर रहे हैं वो। और देखें, बहुत से स्लैब्स हैं, मतलब वो किस स्लैब की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये देखना पड़ेगा। सो लेट्स नॉट गेट इनटू फिगर्स, बट एक ओवरऑल गुफ्तगू कर लेते हैं।
पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत की रीबेसिंग 2 दफ़ा पिछले 20-25 माह में हुई है, उसका अफेक्ट है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का बढ़ा हुआ इफेक्ट है, बिकॉज फ्यूल प्राइस बढ़ रही है, रुपी जो है वो अपनी वैल्यू को शेड कर रहा है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। सो उसका इम्पैक्ट अपनी जगह कायम है। पाकिस्तान में इस वक्त GST भी थोड़ा सा बढ़ा था, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बहुत से और टैक्सेस हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। एक क्वार्टरली टैरिफ अगले माह एक नया आने वाला है, वो 5 से 6 साढ़े 6 रुपए के दरमियान इस वक्त एनविजन किया जा रहा है, उसको संभालना है। अगर वो इन सारी चीज़ों को ले रहे हो तो वो ये समझ रहे हो कि शायद 53 आई थिंक इज इन द हाईएस्ट स्लैब जो इस वक्त चार्ज हो रहा है, जो कंज्यूमर स्लैब है, वो समझ रहे हैं कि इसमें कोई शायद बढ़ी हुई चीज़ है। ये मुमकिन है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही हो। क्वार्टरली टैरिफ लोन जो है 5 से 7 रुपए के दरमियान नेप्रा ने शायद एडजस्ट करना है। ये क्वार्टरली टैरिफ वो है जो क्वार्टर पिछला गुजर चुका है, पर इसका इम्पैक्ट जो है सितंबर ऑनवर्ड्स आना है। तो हमें इन सब को अब शॉर्ट टर्म मेजर्स में संभालना है, हमें मिड टर्म मेजर्स में संभालना है और लॉन्ग टर्म मेजर्स में संभालना है। ये निहायत ही ज़रूरी हो गया है कि एक हमने अहाता तो कर लिया है कि क्या मसाइल हैं। अब शॉर्ट टर्म में जो स्टैगर करके कुछ वन स्लैब बेनिफिट देकर कुछ बिलों पे GST एग्जैक्टली खाकान साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। मैं अपना सवाल भी यहाँ रख देता हूँ ताकि आप उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर पाएँ कि हम IMF के प्रोग्राम में चल रहे हैं, ठीक है, हमें सब्सिडी नहीं मिल सकती है, लेकिन इस प्रोग्राम में रहते हुए जो कि मार्च तक हमारे पास है और उसके बाद रिवाइव होने जा रहा है, इस प्रोग्राम में रहते हुए क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई स्लॉट्स, कोई स्लैब्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू यू? सो दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। सो मैं इस सवाल को 3 हिस्सों में करूंगा, इसलिए कि IMF के साथ इनहराफ करना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और हमें करना नहीं चाहिए। आपने अगर मुझे पहले इंटरव्यू किया हो या मेरे पिछले 24 माह के इंटरव्यूज ऑन पाकिस्तान, वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हर दफ़ा मैंने यही कहा कि पाकिस्तान को IMF की अम्ब्रेला के अंडर रहना है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ। सो जो भी अभी गुफ्तगू होगी वो IMF से पहले कीजिए, उसके बाद लोगों को अनाउंस कीजिए। IMF को एज अ पार्टनर समझिए। IMF में there are people who are looking at every interview that is going on, every cutting that is happening in Pakistan, और वो रोज 8 घंटे बैठे पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं। अब इन द शॉर्ट रन स्टैगरिंग ऑफ द बिल्स एक ऑप्शन है। स्टैगरिंग ऑफ द बिल से ये होगा कि थोड़ा सा बोझ इमीडिएटली लोगों पे कम होगा, बट इससे एक इंडिकेटिव टारगेट IMF का जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप उनसे बात कीजिए और उन्हें कहिए कि इसको किसी तरह एडजस्ट करें। 200 से 300 का जो स्लैब्स हैं, जो यूनिट्स हैं, 50, 100, 200 और 300 जो बिल्स आ रहे हैं, उनको संभालिए। उनको संभालने का तरीका ये है कि उन पे जो इस वक्त वन स्लैब बेनिफिट है वो दे दीजिए, 400 तक भी दे दीजिए, प्लस GST की मद में जो चीज़ें हैं उन पे सोचिए। ये सब करते वक्त IMF से रुजू कीजिए। कुछ बजट में हमारे पास प्रोविजन मौजूद होती है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स मैं अभी भी कहता हूँ वो प्रोविजन मौजूद है, वो पैसे पड़े हुए हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा GIDC के पैसे साहब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं काकड़ साहब, उन्होंने तो ये कहा है कि जी ख़जाने से कुछ ना निकाले बगैर अगर ये पैसे कम किए जा सकते हैं तो इसके ऊपर वो प्लान जो है उन्होंने मांगा है अपनी पूरी काबीना, अपनी पूरी जो कैबिनेट है उससे कि जी आप कोई ऐसा प्लान लेकर आएँ जिससे ख़जाने से पैसे ना निकले। वो तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ जुज़ ऐसे होंगे प्लान के जो खजाने के बगैर होंगे, वो मैंने आपके सामने रख दी है। GS स्टैगरिंग है, बिलों की वन स्लैब बेनिफिट है, ये तो आप कर सकते हैं विद इन दी सेक्टर रहते हुए। बट आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा जाना है तो उसके लिए आपको कुछ रद्दो बदल विद इन दी फिस्कल स्पेस जो गिवन है, मैं फिस्कल स्पेस बढ़ाने की बात तो भी कर ही नहीं रहा, जो फिस्कल स्पेस मौजूद है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उसी में रहते हुए उन्होंने उसको संभालना है, ये भी बात ठीक है। एक बात याद रखिए, जो स्मार्ट पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, उनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। ये मतलब इतना बड़ा बजट होता है, हम उसको बहुत सी तरह संभाल सकते हैं और हम बहुत सी गुफ्तगू IMF से कर सकते हैं। IMF इज़ अ मैटर ऑफ निगोशिएशन। एक तो इसको बिल्कुल हवा ना बनाइए, वो हमारे पार्टनर्स हैं, एक मल्टीलैटरल पार्टनर है, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाता। उनकी MD का बयान देखिए, वो कह रहे हैं ना कि आप अमीरों पर टैक्स लगाएं, लगा दें आप टैक्स। सो इट्स अ टू वे ट्रैफिक, जैसा कि हमें बताया जाता है कि नहीं जी वन वे है, जो आएगा IMF की तरफ से आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नेवर लाइक दैट। ओके, एवरी कंट्री, एंड आई डोंट से दिस
हाफ हार्टेडली मैं पूरे जिसे कहीं शऊर से ये गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। मैंने पाकिस्तान का 13-16 आप जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है। वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में कंप्लीट किया है, मैंने एंकर किया है उस टीम के साथ बैठकर। हमने कभी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। मैं और भी रेसिपिएंट कंट्रीज को एडवाइस आज भी करता हूं, और मैं ये बहुत ही कंफर्टेबली कह रहा हूं कि रेसिपिएंट कंट्री जितनी वेल प्रिपेयर्ड आएगी, IMF को आप कहें ये मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मेरी इमरजेंसी है, इस तरह मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ। ये 3 चीजें हैं, अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं, गो टू द IMF। इंशाल्लाह अल्लाह पे पूरी उम्मीद रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, जब आपकी प्रिपरेशन ठीक होगी, और ये काम तो हमने करना है। अगर IMF को आपकी कोई विलिंगनेस नजर आएगी कि आप करना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे। अच्छा खाकान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, इन्फ्लेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ रहा है। 2022 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 19.70 के करीब कुछ था, आज उससे ज़्यादा हो चुका है। एग्जैक्ट फिगर यकीनन आप हमें बताएंगे। इसे कंट्रोल करने के लिए अवामी सतह पर क्या किया जा सकता है? क्योंकि सदर साहब ने पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया जिसमें उन्होंने बताया, स्पीच भी दी कि जी आप पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें। तो ये प्रैक्टिकली इस वक्त आपको लगता है कि हम करने के लायक हैं? इनफरादी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक आखिरी पॉइंट जो हम पहले कह रहे थे, तो मैंने पहले आपको शॉर्ट टर्म मेजर्स बताया, जो मिड और लॉन्ग टर्म मेजर्स है ना, चले हम उनको डिस्कस नहीं करते एनर्जी पर वो भी IMF के पास लेकर जाएं तो अगले कहेंगे कि यार पीपल आर रियली सिंसियर। ये तो आज ही कह रहे हैं कि डिस्कोस में इतने हजार अरब जो हैं वो कलेक्ट होने वाले हैं, और ये जा रहे हैं कलेक्ट करने, ये लाइन लॉसेस काटने जा रहे हैं, ये थर कोल की बिजली पर मूव कर रहे हैं, ये टैरिफ का रिफॉर्म कर रहे हैं, वो आपसे कन्विंस होंगे। सो टेक योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान एज वेल। अगर ये सब चीजें आप मेरे सामने भी नहीं लाएंगे तो मैं भी कहूंगा कि आपने काम तो किया नहीं है यार, मैं कैसे करूं। बट वी आर स्मार्ट पीपल, मुझे भरोसा है कि ये सब कुछ हम लेके जाएंगे, और अब मिड टू लॉन्ग टर्म का प्लान भी एनर्जी पे बनाएंगे ताकि 3 से 5 साल में निकाल सकें, और कभी इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अब आ जाएं आप इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन बहुत तकलीफदेह चीज़ है। इस वक्त इन्फ्लेशन अगर 28 से 30% चल रही है मुल्क में, तो ये सर्टनली हर्ट करती है गरीब आदमी को, लोअर इनकम अर्नर्स को ज़्यादा, बिकॉज उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें जो हमारी डेली की अशिया हैं उनका ज्यादा आंसर है, और वो ज्यादा बढ़ रही हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो राइस, वीट हो, आटा, ये स्पेशली 2 चीजें, मुर्गी हो, सब चीजें, मीट भी। सो ये उनको ज्यादा अफेक्ट है। अब आप कहें कि इन्फ्लेशन कम करनी है तो क्या करना है? देखिए, आई मीन अगर तो सीरियसली हम इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं ना, तो इसका सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान को अपना मालियाती खसारा जो है उसको कम करना है, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब मैं ये इसलिए जरा कैटेगोरिकल सी बात कर रहा हूँ ताकि लोग बिल्कुल कन्विंस हो जाएं इस बात। इसका मतलब ये है कि जब हुकूमत 7,500-8 हज़ार अरब बोरो करती है ना, तो फिर बैंकों से बोरो करने के लिए स्टेट बैंक जो है वो नोट छापता है। नोट छापना सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो तो हुकूमत को अपना एक्सपेंडिचर को कट कर देना है इस, और ये वैसे ही बहुत अच्छा होगा, एक्सपेंडिचर कट करेंगे तो लोग भी खुश होंगे। सर, लेकिन हमने सुना है 10,000 का नोट भी जो है वो बस अनकरीब आने वाला है। आई रियली होप कि ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आई रियली होप कि अथॉरिटीज विल बी स्मार्टर देन दिस। दूसरी जो इस वक्त आउटपुट गैप है उसको तो पैदावारी सलाहियत लोकल बढ़ा के, जैसे आपने सदर साहब का जिक्र किया, लोकल पैदावारी सलाहियत को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर में भी बढ़ाइए सबसे ज्यादा, ताकि आपको वीट भी इंपोर्ट ना करनी पड़े, लेंटिल्स भी इंपोर्ट ना करना पड़े, तो आपकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कीजिए कि जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबिलिटी देने के जो मेजर्स हैं वो लीजिए, उससे आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है आपको उसको संभालने का मौका मिलेगा। कुछ फ्लड्स ने इम्पैक्ट किया है पर वो सारा कुछ अब सिस्टम में से गुजर गया है। सो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि थोड़े से ऑस्टेरिटी मेजर्स ऑन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर आप लेंगे तो आपको जो एक्सचेंज रेट का बहुत बड़ा पास थ्रू आ रहा है उससे थोड़ी सी कंफर्ट मिलेगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक को बिहाइंड द कर्व नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ के ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो करे, और फिस्कल जो संभालना है जो मैंने पहले जिक्र किया वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। आपकी राय जो है ये बड़ी कीमती है और आपने जिन जानिब इशारा किया है जिस जानिब, वो भी यकीनन हम उस बारे में भी सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब, और हमें
उम्मीद अच्छे की रखनी है। नाजरीन, जिससे भी हम बात करते हैं वो हमें आखिर में यही बता के जाते हैं कि जी हमने इंशाल्लाह और माशाल्लाह के साथ जो है वो इस मुल्क को चलाना है, और साथ साथ हमने अपनी विलिंगनेस भी शो करनी है कि जी हम कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। तोशा खाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को सुनाई जाने वाली सज़ा से मुताल्लिक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगा। फ़ैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया था। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा कि कानून के मुताबिक अपील और सज़ा की मअतली की दरख्वास्त में वफाक को फ़रीक बनाना ज़रूरी था। इसी सिलसिले में बात करने के लिए सीनियर तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर लगारी साहब, वेलकम टू द शो। सर, फ़ैसला 11 बजे आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फैसले के आने से? क्या असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं? सियासी सरगर्मियाँ कहाँ तक तब्दील हो सकती हैं दोनों सूरतों में जो भी फैसला है? वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि आपके सलाम का जवाब, और दूसरी बात ये है कि फैसला जो है वो जब दिया जा रहा था तब, और जब फैसला उसकी अपील गई तब, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब भी पाकिस्तान का मसला ये सियासी फैसले, जेल में जाना जेल में ना जाना नहीं है। पाकिस्तान का मसला तो वो है ना जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं सोचता है। हुक्मरान अशराफिया उन मसलों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के काम करती है कि चलें भाई आप लोगों को इस गेम पर लगाते हैं कि तोशा खाना के ऊपर भी कुछ दिन आप देख लें और कुछ दिन फलां वाक़े पर देख लें, कुछ दिन फलां वाक़े पर, लेकिन लोगों को कौन देगा? लोगों के पास इस वक्त जो असल इश्यूज़ हैं, जो उनकी ज़िंदगी और मौत के इश्यूज़ हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। फैसला होगा, अगर सज़ा मुअत्तल होती है तो दर्जन भर से ज़्यादा केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख हो चुकी है, और ये ख्याल नहीं है कि जनाब वो जो है दोबारा फौरी तौर पर जो है उनको जो है वो जेल से रिहाई मिल जाएगी। पहली बात ये हो सकती है कि किसी भी एक केस में उनका रिमांड हासिल कर लिया जाएगा, और रिमांड हासिल करने के बाद फिर दूसरे केस में रिमांड, फिर तीसरे केस में रिमांड, फिर चौथे केस में रिमांड, ये मामला चलते रहेंगे। और फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आला तरीन मनसब की तब्दीली हो जाएगी, और फिर दूसरा रास्ता जो भी होगा वो अख्तियार किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त ये आ गया है कि रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएं, सब अपनी अपनी गलतियाँ माने। और इमरान खान ने दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई थी, और शहबाज शरीफ ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया था, छोटा काम भी नहीं किया था, बल्कि और लोगों को मुसीबत में फंसा के चले गए हैं। और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसने आते ही बम गिरा दिए। असल मसले तो ये है ना, लोगों की ज़िंदगी के मसले हैं। आपने सौदे किए, सौदों में कमीशन खाए, और उनकी मुसीबत लोगों को भुगतनी पड़ रही है। अब बिजली जो है लोगों के ऊपर गिराई जाती है, बिजली दी नहीं जाती उनको। असल इश्यूज तो ये है ना, हमें इन पर बात करनी है और इनको सामने लाना है। इमरान खान आज तारीख में है, कल इररिलेवेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम हमेशा के लिए हैं, वो हमेशा रहेंगे। उनके इश्यूज की बात की जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है लगारी साहब कि अवाम की बात की जा रही है, और अवाम रिलेटेड है अपने लीडरान के साथ, तो इस वजह से असर तो है वो तो आता ही है। किसी भी लीडर की अगर बात की जाए, गिरफ्तारी की बात की जाए, तो ये सियासी खेल जिसका आपने जिक्र किया है ये यकीनन जो है वो इसी जानिब घूम रहा है, जैसा आपने बताया। सर, बिजली की आपने कई मरतबा जो है यहाँ पर जिक्र किया। बिजली का जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कल ये कहा कि जी 90 तक यूनिट चला जाएगा। मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे कहा, अभी खाकान नजीब साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी अजम्पशन के मुताबिक यही बताया कि जी 6-7 रुपये बढ़ सकता है, लेकिन 90 तक का अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। पर उनके बयान से भी एक हलचल मच गई है मैदान में। आवाम को रिलीफ की अगर बात की जाए लगारी साहब, किस तरीके से मुमकिन है? क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं कि मिल के चलना चाहिए, तो जरदारी साहब जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस काफ़ी पहले कह चुके थे। शहबाज शरीफ साहब थे, क्या आए चले मिल के काम करते हैं, हमारी तो उम्र हो गई है, उस वक्त भी नहीं मिले वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हल क्या है? जो लोग कठपुतलियों का डांस कराते हैं वो बताएं ना, उनके पास अगर कोई हल है तो वो ले आए। ये क्या हुआ कि कठपुतली आगे कर दी, फिर दूसरी आगे कर दी, फिर तीसरी आगे कर दी? असल बात बताएं ना। इस मुल्क के अवाम को एतमाद में लें। इस मुल्क को बतौर एक रियासत के, बतौर एक मुमलिकत के, बतौर एक वतन के, बतौर एक मुल्क के हमने आगे चलाना है या नहीं चलाना है? असल बात तो ये है।
ये जो कुछ भी होता रहा है, लूट मार होती रही है इस मुल्क के अंदर, बेरहमाना सियासी लोगों ने, गैर सियासी लोगों ने मुल्क में लूट मार की है। तो वो कोई लूट मार आपको वापस लाकर देने को तैयार है कि नहीं है? चीन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ? आपको पता है कि अमेरिका के नायब सदर इंडियन नेशनल है, बरतानिया के वजीर आजम इंडियन नेशनल है। हम कहते हैं इंडिया के बारे में कोई भी बात करें और हमारी बात, तनकीद, हमारी जो भी चीज होगी वो जायज भी होगी, फिर भी इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेके जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? दुरुस्त फरमा रहे हैं लगारी साहब आपके, हम क्या कर रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं लगारी साहब। वक्त से हमें इस वक्त एक वक्फे की जानिब बढ़ना पड़ रहा है। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब वक्त आ गया है उस खबर का जिस खबर का सबको इंतजार है, यानी कि एशिया कप। एशिया कप का आगाज होने वाला है। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन का इंतजार बस खत्म होने को है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे की नंबर 1 टीम है, जो कि है भी, लिहाजा एशिया कप और वर्ल्ड कप भी हमारी किस्मत में होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रुनुमाई के मौके पर गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ ने कहा कि ये एक शानदार मौका है। आज हम वर्ल्ड कप किट की रुनुमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट का नाम स्टार नेशन जर्सी रखा गया है। वर्ल्ड कप की जर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के हीरोज और शायकीन को जाहिर करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल अच्छा खेल रही है। हमारी तैयारी हर लिहाज से मुकम्मल है। अल्लाह ताला कामयाबी भी ज़रूर देगा इंशाल्लाह। नाज़रीन लिए चलते हैं आपको मुल्तान के स्टेडियम में, जहां से शुरू होने वाला है कल का पहला मैच। हमारे नुमाइंदा खुसूसी माजिन हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे डिटेल। जी माजिन यूसुफ। जी, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप का मेला सजने को तैयार है। सिर्फ एक रोज बाकी है। कल 30 अगस्त पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के माबैन इफ्तिताही मैच एशिया कप का जो है वो खेला जाएगा मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अगर इंतजामात की बात की जाए तो तमाम तर जो इंतजामात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं, हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त अगर स्टेडियम की बात करें तो लश ग्रीन जो आउटफील्ड है वो इस वक्त तैयार हो चुकी है। जितने भी पेविलियंस हैं, शायकीन के लिए जो स्टैंड्स हैं, उनकी सफाई सुथराई का जो अमल है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया है। और जिस पिच पे मैच खेला जाना है उस पिच के हवाले से भी तैयारी जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। मजमूई तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक बाउंड्रीज हैं उनका काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम जो सजावट का और जो सफाई सुथराई का काम है वो मुकम्मल है। इस वक्त अब इंतजार है तो बस शायकीन का। कल जो है वो 2:30 बजे दोनों टीमों के माबैन इफ्तिताही मैच खेला जाएगा और दिन 11 बजे जो शायकीन हैं उनको स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी जाएगी और वीडा बस सर्विस के जरिए शायकीन को फातिमा जिन्ना कॉलोनी से मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिन। आपने बताया कि किस तरीके से आवाम को जो है वो वहाँ लाया जाएगा स्टेडियम में। बहुत ही बेहतरीन तैयारियाँ, सिक्योरिटी का जो है वो भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं नाजरीन और हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अब्बास बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? फ़हीम भाई थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए कि एशिया कप को होस्ट कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी और भी होती जब पूरे मैचेस पाकिस्तान एशिया कप के होस्ट करता। साबका मैनेजमेंट कमेटी इंशाल्लाह के जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, वो सही तरीके से इस मामले को टैकल नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज एशिया कप हम होस्ट नहीं कर सके मुकम्मल तौर पर। फिर भी खुशी का दिन है कि बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान के अंदर होती हैं, लेकिन जो टीमों का पाकिस्तान आना एक बहुत खुश आइंद है। और इसका सहरा भी एशिया कप पहले जब जीता गया तो वो भी तब भी ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, और अब भी एशिया कप में हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं। पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है, लेकिन साथ साथ फ़हीम भाई ये कहना बहुत ज़रूरी होगा कि अभी भी क्रिकेट को नुकसान करने वाले, क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाले अभी भी दर पे हैं। इस्लामाबाद से एक हाई ऑफिशियल हैं IPC के, वो क्रिकेट में बार बार मुदाखलत कर रहे हैं। बाकायदा ये भी हमारे सोर्सेज बताते हैं कि करेक्टर चेक किए जा रहे हैं किसी एजेंसी के थ्रू, क्रिकेट बोर्ड के मुलाजमीन के। तो ये डायरेक्ट जो मुदाखलत है वफाकी हुकूमत की, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगी, क्योंकि क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है।
इसलिए इसमें मुदाखलत नहीं हो सकती। जहां तक आपने अपने ओपनिंग में कहा कि एक नई किट इंट्रोड्यूस की है, उस किट में जो सबसे अहम चीज़ है, शायद आपने भी देखी होगी, पाकिस्तान का झंडा। और इस झंडे की एडवाइस जो है वो ज़का अशरफ साहब की भी थी। 2014 में भी जब वो चेयरमैन थे, तो जब हफीज टीम के कैप्टन थे, उस वक्त भी हमारी वर्दी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी की तरफ जा रही है। मनुष्यत के जो ये बताइएगा मुझे कि इस वक्त जो है वो टीम में भी रद्दबदल कर दिया गया है। सऊद शकील को मिल गई जगह बिलाकर अवाम के इसरार पर, क्योंकि अवाम का मुतालबा था ये कि सऊद शकील को खिलाया जाए। पता नहीं क्यों बोर्ड जो है वो उस तरफ नज़र करने को तैयार नहीं था, नज़र दौड़ाने को। ज़का अशरफ साहब जो हैं वो आए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। नजम सेठी साहब ने कुछ डिसीजन ऐसे लिए जिसकी वजह से एशिया कप अब हम होस्ट कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ा, मुझे जो, आप एक्सपर्ट हैं आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा है कि जी बीसीसीआई की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा थी, जिसके असर में आकर नजम सेठी साहब ये फैसले कर गए। नहीं सर, नजम सेठी साहब मामले को सही तरीके से टैकल ही नहीं कर सके। नजम सेठी साहब को, हम होस्ट थे एशिया कप के, हमारा स्टैंड बनता था कि हमने हर सूरत एशिया कप के मुकम्मल मैचेस पाकिस्तान में करवाने हैं। यहाँ पर अगर ज़का अशरफ होते, अच्छी डिप्लोमेसी होती, तो डेफिनेटली ये सारा एशिया कप पाकिस्तान में होता। लेकिन कोई बात नहीं, तो सिर्फ बीसीसीआई की जानिब से आया था ना, इंडिया ने मना किया था खेलने को, बाकी सारे बोर्ड तो तैयार थे। देखें, जब आप बातचीत करते हैं, जब आपकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी होती है, जब आपके फेसेस ऐसे होते हैं, तो आप बातचीत के जरिए मामलात को हल करते हैं। लेकिन चले, वो माजी का किस्सा बन गया। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो रहा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसके लिए ये एक बड़ा प्रैक्टिस सेशन है एक बड़े टूर्नामेंट के लिए। इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि पिछले टेन्योर में भी ज़का अशरफ साहब के हमने एशिया कप जीता था, और दोबारा अब जब वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, तो दोबारा से एशिया कप पाकिस्तान में है। टीम इस वक्त आईसीसी में नंबर 1 पर है। पहले जिस दौर में हम देखते हैं, तो हमने कौन सी कामयाबियां समेटी हैं? आप बताएं कि पिछले दौर में कौन सी कामयाबियां पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिली हैं। अभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, क्या एहसान मानी साहब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जरिए नहीं आए थे? इससे पहले नजम सेठी साहब ने 5 साल गुजारे, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के जरिए नहीं आते। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक तरीका है कि पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो बंदा नॉमिनेट करते हैं। तो इसलिए अब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो पीछे बैकडोर साजिशें हो रही हैं, इसको रोकना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अब एक सही रास्ते पर जा रही है। मैंने आपको बताया कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है, और इस वक्त ज़का अशरफ एक अच्छी नीयत से पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने के लिए इस वक्त वो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। अब्बास साहब, हम उम्मीद तो रखते हैं हर किसी से, पर ज़का अशरफ साहब भी आने के बाद इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए, आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर लाने के लिए कायल नहीं कर पाए। हमें इंडिया जाना पड़ रहा है खेलने के लिए। तो ये हाइब्रिड मॉडल देखें जी, इस चीज को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। इस चीज को क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, ये इंडिया का हाइब्रिड मॉडल था जो कि नजम सेठी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। और वो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने पेश कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब उन्होंने चला जाना है। उनको यकीन था कि वो चले जाएंगे तो अगलों के लिए ये मुश्किलात और ये चैलेंजेस रखकर चले जाएं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन बैक टू द पॉइंट कि इस वक्त नेपाल की टीम पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में है। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान कल के मैच की बताएं जरा डिटेल। कल जो मैच होने जा रहा है, अब नेपाल की टीम फाइनली आ गई है खेलने के लिए। किस तरह से आप किस कैटेगरी में जज कर रहे हैं नेपाल की टीम का पोटेंशियल? बैटिंग लाइन में या बॉलिंग लाइन में किस तरीके से भरपूर तरीके से अटैक करेगी नेपाल? देखिए, मैं तो एशिया कप में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी टीम रेट कर रहा हूं, नंबर 1 टीम रेट कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं भी जब आपकी मैनेजमेंट अच्छी होती है तो आपके प्लेयर्स के हौसले खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। जब मैनेजमेंट का रोल नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट टीम में नहीं होती, तो प्लेयर्स का मोराल अप होता है और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब देखें, अफगानिस्तान के साथ हमने 3 मैचेस के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म किया। श्रीलंका, पाकिस्तान की कंडीशंस एक जैसी होती हैं और पाकिस्तान इस वक्त विनिंग ट्रैक के ऊपर है। इंडिया के साथ जो हमारा मैच है उसमें भी हमें उम्मीद है, पूरी कौम दुआ गो है कि हम इंडिया के साथ मैच जीतेंगे। और फिर मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल नेपाल की टीम यहां पर है, अफगानिस्तान की टीम है। पाकिस्तान को अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाना चाहिए, बड़े मार्जिन के साथ मैचेस जीतने चाहिए। जहां तक टीम सिलेक्शन का ताल्लुक है, इसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है।
टीम सिलेक्शन में कोचेस, कैप्टन, सिर्फ उनकी इन्वॉल्वमेंट है और वो कंडीशंस को बेहतर समझकर वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है। अच्छा, तो मैं समझता हूं और बताइएगा अब्बास साहब मुझे पाकिस्तान टीम है कि ग्रुप ए में ही इस वक्त जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों को रखा गया है, यकीनन इसी वजह से कि जब हमारे क्वालिफाइड मैचेस हों तो एक मैच लाहौर में भी हो रहा है, कहीं वहां पर टाकरा ना हो जाए, इसीलिए रखा गया होगा। लेकिन ये गालिबन पहली बार हम एक ही ग्रुप में खेल रहे हैं। देखिए, एशिया कप में बल्कि पूरे दुनिया की क्रिकेट के अंदर चाम पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट का Exactly. है। जब ये दो टीमें आमने सामने होती हैं, फैंस, ब्रॉडकास्टर्स और आपकी जो गेट मनी होती है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। ये बड़ा एज होता है क्योंकि शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को देखना चाहते हैं। ज़का अशरफ के पिछले दौर में भी पाकिस्तान टीम ने, आपको याद होगा कि इंडिया का दौरा किया था और वहां से हम जीत कर आए थे और वो भी बड़ी प्रॉपर डिप्लोमेसी थी जिसके जरिए पाकिस्तान टीम ने वहां पर जाकर क्रिकेट खेली। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता। अच्छा, ज़का साहब गुड लक चार्म है वैसे, बड़ी अचीवमेंट, पीसीबी चेयरमैन होने के साथ साथ टीम का गुड लक चार्म भी है। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको बताया कि नीयत की बात है। जब आप अच्छी नीयत से आते हैं, आप जब क्रिकेट को डिलीवर करने के लिए आते हैं, और ज़का अशरफ ने अपने पिछले दौर में भी क्रिकेट को दिया है, क्रिकेट से कुछ लिया नहीं है और अभी भी वो इसी एजेंडे के थ्रू आए हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इसमें इस बात को एक ऐड करूंगा कि अभी भी साजिशें हो रही हैं इस्लामाबाद से वजारत के जरिए, मुसलसल साजिशें हो रही हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि CEO उनका बंदा लगे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उनकी अपॉइंटमेंट्स हो। ये कल्चर जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो खुदारा हमें इस कल्चर से बचना होगा। हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए क्रिकेट के अंदर। ICC इसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकता है अगर आपकी हुकूमतों के इन्वॉल्वमेंट इस तरह की वाज़ेह इन्वॉल्वमेंट आपको मैं माजी करीब में अगर लेके जाऊं तो आपको पता चलेगा कि रमीज राजा साहब को मुअत्तल किया गया था एक ट्वीट के जरिए, अगर आपको याद हो तो। उन्हें अपने ओहदे से हटाया गया था ट्विटर पे कि अब आप हट चुके हैं, अब आप नहीं आइएगा। कब्जा किया गया था जी। रमीज राजा साहब जब क्रिकेट बोर्ड में थे तो क्रिकेट बोर्ड पर कब्जा किया गया था और जब ये ज़का अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो आप देखें कि जो माजी के लोग थे वो किस तरीके से अदालतों के जरिए अभी तक इन मामलात को उलझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लेकिन जब आपकी टीम परफॉर्म कर रही होती है, आपका क्रिकेट बोर्ड परफॉर्म कर रहा होता है तो ये मुश्किलात खत्म हो जाती हैं और आइंदा आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी एशिया कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट भी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के लिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। चलें अब्बास साहब, मुझे वेरी क्विकली ये बताइएगा, टाइम कम है। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, हम होस्ट करने जा रहे हैं, यहां पर हमारा स्टांस क्या होने जा रहा है? आपकी बात हुई होगी ऑफिशियल से, डेफिनेटली क्या किया जाएगा? इंडिया को प्रेशराइज किया जाएगा या हम विदाउट इंडिया हम खेलने के लिए तैयार हैं कि जी आप नहीं आते ना आए? ये रिकॉर्ड का हिस्सा होगी जो मैं बात कर रहा हूं जी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम मुकम्मल तौर पर अपने जो हकूक हैं, जो हमारे राइट्स हैं, वो हम लेंगे और मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी है वो इसके लिए बातचीत कर रही है बैकडोर के ऊपर और उनकी कोशिश है, बल्कि उनको यकीन है कि एशिया कप में तो क्योंकि देर हो गई थी, एशिया कप के तमाम चीजें डिसाइडेड थी, उसके बाद नई मैनेजमेंट कमेटी ने चार्ज संभाला और ICC वर्ल्ड कप के हवाले से भी यही चीजें थी। वेन्यूज के मसाइल, अभी तक जो मसले आप देखेंगे चल रहे हैं, ये सही तरीके से चीजों को टैकल नहीं किया गया। बंद कमरों के अंदर फैसले किए गए, मशावरत के बगैर फैसले किए गए। अब बंद कमरों में फैसले नहीं हो रहे, अब क्रिकेट के फैसले क्रिकेटर्स कर रहे हैं, ना कि बंद कमरों में एक शख्स बैठा फैसले कर रहे हैं। नजम सेठी साहब अकेले बंद कमरों में फैसले किया करते थे, लेकिन अब मुकम्मल मशावरत होती है, डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, हर बात के ऊपर मशावरत। मैंने आपको बताया, देखें एक बड़ी अच्छी मिसाल कि आपने किट के ऊपर देखा कि पाकिस्तान का झंडा था, इससे पहले आपने ये झंडा नहीं देखा होगा हमारी किट पर। पाकिस्तान का झंडा किट पर आ गया, इंशाल्लाह मैदान में भी जो है वो हम लहरा देंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आपका, आप हमारे साथ हैं। और बड़ी जबरदस्त खबर वो देके जा चुके हैं कि जी ऑफिशियल्स ने डिसाइड कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे इंशाल्लाह। खैर, बात कर लेते हैं नाजरीन बिजली के बारे में एक बार फिर, क्योंकि ये जो बिजली है ये रह रह कर अपने करंट के झटके लगाए चली जा रही है। दुनिया ने बिजली की कमी पूरा करने के लिए सोलर और दीगर मुतबादिल ज़राए की तरफ रुजू किया है। पाकिस्तान में ये रुझान आम नहीं हुआ,
भारत में तो हुकूमत की तरफ से ये आम शहरियों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए कर्ज तक फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम ऐसी सहूलियात से महरूम हैं। इसी सिलसिले में हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है अरसलान अहमद साहब ने, जो कि एनर्जी सेवर एक्सपर्ट भी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अरसलान साहब, मीटर में से अब जो आवाज़ आ रही है ना, वो अगर अदर मजाक में कहूँ तो आवाम की आवाज़ ये है कि जी मीटर कह रहा है बिजली भरी है मेरे आंग आंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा, और वो बिल के जरिए जलेगा। तो उस बिल को कैसे कम किया जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बिल को कम करने का तो एक सीधा सा हल, जो आसान अगर मैं बोलूँ तो यही है कि बिजली कम यूज की जाए, जब भी बिल कम हो सकता है। अदरवाइज तो जो दूसरे ऑप्शन है वो महंगे इतने हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है उन पे, तो वो जो है क्या नाम है, गरीबों की तो पहुंच से बाहर है। अगर जैसे अभी आपने सोलर की एक रिपोर्ट चलाई है, उसमें जो है वो ज़ाहिर सोलर का अगर एक नॉर्मल भी सेटअप कोई अगर लगाने जाता है आज, तो उसको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का वो जो है ना कॉस्ट कर जाता है। सर सेटअप की तो बात ही नहीं रही अरसलान साहब, अब सिर्फ ये बताइए कि जी कितने बल्ब जलाएं, कितने पंखे चलाएं? मेरे ख्याल से जो है एक बल्ब और एक पंखे पे गुजारा करें पूरा घर। मोमबत्ती तक कब पहुंचेंगे हम? सॉरी, मोमबत्ती तक कब पहुंचेंगे? अल्लाह माफ करे, जिस तरीके से जो है वो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट आगे आने वाले मंथ्स में जो हमें जिस तरीके से लग रहा है कि प्राइसेस और ज्यादा मजीद बढ़ जाएंगी, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम मोमबत्ती पे गवर्नमेंट जो है वो हमें लेकर आ जाएगी। तो जरा कुछ बताइए ना अरसलान साहब कि हम एक मिसाल के तौर पे एक अगर एवरेज घर की हम बात करें तो 3 कमरों का एक एवरेज घर यहाँ कराची में बिलखुसूस मौजूद है। 6 लोगों की एक मिनिमम फैमिली होती है, एक फ्रिज, एक एसी लगा हुआ है, 3 पंखे, 6 लाइटें, इन सारी चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, इसमें वही मैं अगेन उसी पे आऊंगा। अभी अगर फौरी अगर आप बात करें, आप यूजर के एंड से अभी बात कर रहे हैं ना कि यूजर को क्या करना है, सही है। यूजर के एंड से हम बात करें तो सीधा तो सिर्फ एक ही हल है कि एक तो पीक टाइम में जो है वो आप बहुत ज्यादा सेविंग करें। पीक टाइम में बिल्कुल भी एसी और जितनी आपकी बड़ी अप्लायंसेस हैं वो बिल्कुल भी यूज ना करें, जो 6 to 11 का जो पीक टाइम होता है आपका। सेकेंड जो है वो, अगर आप एसी आपके घर में, आप एसी को जो है अगर रात में यूज कर रहे हैं तो रात में भी उसको टाइमर लगा के अब यूज करें, 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम यूज करें मैक्सिमम, सही है। दिन में जो है कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी सेव करने की कोशिश करें, आप बल्ब का यूज ना करें। यही तरीके है जिसकी वजह से हम जो है ना फिलहाल जो है ना बिजली को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो और कोई और चारा है नहीं हमारे। अच्छा अरसलान साहब, ये बताइएगा कि एक कमरे में जैसे एक पंखा और एक लाइट जलाने की आपने जो है तजवीज़ दी है, इसके लिए सोलर पैनल पे अगर हम जाएं तो कितना रिक्वायर्ड होता है? ये पैनल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो एक पैनल के ऊपर ये काम किया जा सकता है, एक बैटरी एक पैनल पे? आप एक पंखा और एक लाइट की बात कर रहे हैं? एक कमरे में, और 3 कमरों का अगर घर है तो ये 3 पंखे और 3 लाइटें हो गई। जी बिल्कुल। हाँ देखिए, अगर सिर्फ लाइट और पंखे तक की, क्योंकि देखिए घर में जरूरत फ्रिज और बाकी चीजों की भी होती है, लेकिन सिर्फ अगर हम पंखे और लाइट तक ही अगर उसको महदूद रखें तो हमारा जो है वो 2 पैनल्स में भी काम हो जाएगा, 2 से 3 पैनल्स में भी हमारा काम हो जाएगा, सही है ना। बट जाहिर है एक नॉर्मल और बैटरी कितने एम्पायर की होगी? बैटरी तकरीबन जो है वो आप समझ, मैं कॉस्ट अगर आपको एम्पियर बताऊं तो तकरीबन 200 एम्पियर्स की बैटरी होगी। कि अगर कॉस्ट अगर आप मुझसे पूछे तो वो भी इस वक्त जो है ना कम से कम 55-60,000 की होगी। ऐसा ही है, बिल्कुल। काफ़ी महंगाई जो है वो हो चुकी है हर चीज़ में। अच्छा ये बताइएगा कि एक चीज़ के ऊपर बड़ी डांट पड़ती है उमूमन घर में, सबको ही पड़ती होगी, कि अब्बा जब भी घर आते हैं और देखते हैं मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ है, आईपैड चार्ज पे लगा हुआ है, लैपटॉप चार्ज पे लगा हुआ है, तो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा बिजली इसकी इस्तेमाल हो रही है। ये चार्जर कितनी बिजली इस्तेमाल कर लेता है? नहीं, चार्जर तो वैसे भी डीसी करंट होते हैं, वो उतनी बिजली आप नहीं कह सकते कि वो यूज कर रहा है। हार्डली वो कुछ रुपए में बिजली जो है ना वो यूज कर रहा होता है। चार्जर्स का ऐसे कोई ज्यादा कंजम्पशन नहीं होता, क्योंकि जाहिर है आप खुद सोचें, जो एक आपका मोबाइल है उसके अंदर बैटरी किस साइज की लगी हुई होगी, 200 mAh की बैटरी, तो वो उतनी जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा होता। लेकिन आजकल फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं ना, बड़े हैवी चार्जर होते हैं, कुछ 65 वॉट्स, 80 वॉट्स। जी वो जो फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं ना, जैसे आप आईपैड और इनकी बात करें तो वो स्लाइटली जो है ना फिर साइड पे होंगे, 1-8 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं वो, बट जो है ना वो ओवरऑल अगर आप इन जनरल पूछे, क्योंकि हम तो एक जनरल और मुतवस्सित तबके की बात करें तो उसमें जो नॉर्मल जो भी चार्जर्स यूज हो रहे होते हैं वो बहुत मिनिमम बिजली ले रहे होते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा अरसलान साहब कि ये जो हम टेलीविज़न हमारा जो है पावर इसकी ऑन होती है, लेकिन हम रिमोट से इसे जो है वो ऑफ कर देते हैं और तकरीबन घरों में इसी तरीके से रहता है, तो ये कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा होता है उस वक्त? जी, टेलीविजन भी कर लें और बाकी भी इसके साथ जितनी भी अप्लायंसेस हैं, जी, वो भी अगर हम ऐड ऑन कर लेना तो देखिए ये भी जो है ना माइनर्स ही जो है ना सब कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो क्योंकि सिर्फ हमारा टेलीविजन हमारा जो है ना वो स्टैंड बाय मोड पे नहीं होता, हमारा एसी भी होता है और काफी सारी चीजें स्टैंड बाय मोड पे होती हैं। तो सबको अगर हम मिला लेना तो वो आप समझ लें कि 2-3 यूनिट की सेविंग जो है ना ये भी मजीद हो सकती है अगर हम इनको भी जो है ना ऑफ रख लें पूरे महीने में। ये मिनिमम यूज कर रहे होते हैं, बट अगर आप इनको क्यूमुलेटिव उसको देखेंगे ना मंथली बेसिस पे तो ये भी 2-3 यूनिट से कम कर लेते हैं। और आपने बताया कि हैवी अप्लायंसेस जितनी भी हैं बशमूल फ्रिज के भी, कि ये पीक आवर्स के अंदर आप बंद कर दें, ऐसा ही है? पीक आवर्स पे फ्रिज को तो बंद करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी, क्योंकि फिर जाहिर है जब वो ऑन होगा फिर वो उससे ज्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो भी स्टैंड बाय मोड पे होता है जब आप पूरे दिन यूज। ये जरूर हो सकता है कि आपका जब जो है वो पीक आवर्स हो तो उसको जो है ना यूजेज उसका कम कर दें, मींस फ्रिज को जो है ना कम से कम। जी, तो नाजरीन आपने जान लिया कि आपने क्या करना है। अरसलान अहमद साहब हमारे साथ थे, ये एक्सपर्ट हैं एनर्जी सेविंग के, और इन्होंने जो बताया है बड़ी अच्छे और पॉइंट्स जो हैं वो इनके बड़े वैलिड थे कि आप पीक आवर्स में कंट्रोल अगर करते हैं तो काफ़ी यूनिट जो है वो सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। नाजरीन एक वक्फा लेंगे क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दुनिया बोल है में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। अब आ जाते हैं उन मेहमानों की जानिब जिन्हें आपने अभी आते आते हमारे स्टूडियो में देखा होगा। आज हीरो पाकिस्तानी में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे 12 साला लड़के से जिन्होंने मलेशिया में बोर्नियो जूनियर एशियन स्क्वाश चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। स्क्वाश के खेल में रंग जमाने वाले पाकिस्तानी हुज़ैफ़ा शाहिद मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए यूएस ओपन चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम करने का लिए पुरअज़म है। विदाउट एनी फर्दर एडू आपकी मुलाकात करवाते हैं हुज़ैफ़ा शाहिद से, और उनके फादर और कोच शाहिद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? है भाई, क्या बात है भाई, बेटे ने गोल्ड मेडल जीत लिया, फिर उसके बाद तो आप माशाल्लाह से फूले नहीं संवारे होंगे। जाहिर बात है, बिल्कुल एक जिस तरह के साथ मेहनत की गई है, आप समझते होंगे कि क्योंकि जब एक बच्चे के साथ आप एक बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं और डेफिनेटली उससे स्क्वाश से रिलेटेड आपकी बहुत सारी होप्स वाबस्ता होती हैं, तो आई एम श्योर जब आप उस अचीवमेंट को जब आप अचीव कर लेते हैं तो डेफिनेटली फील्स वेरी। अच्छा शाहिद साहब, मैंने एक भारतीय मूवी देखी थी, उस वक्त लगती थी सिनेमा में, तो हमने देख ली। उसमें एक आप ही के जैसी स्टोरी थी, क्योंकि आप भी स्क्वाश खेलते थे, नेशनल खेले हैं आप, इंटरनेशनल नहीं खेल पाए, तो वो साहब भी जो है वो इंटरनेशनल खेले लेकिन गोल्ड नहीं ला पा रहे थे, तो उनकी छोरियां जो है वो गोल्ड ले आई थी। अब आपका जो छोरा है वो गोल्ड ले आया है, तो आपने भी ये सोचकर अपने बेटे को आगे बढ़ाया कि बेटा मैं तो नहीं ला सका, तुम ही ले आओ। बस ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरे जो चीज़ें मेरे को नहीं मिल सकी, डेफिनेटली मैं चाहता था कि मेरा बच्चा ज़रूर उन चीज़ों को अचीव करे, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से जो आजकल चीज़ें उस तरह की प्रोवाइड नहीं होती उन बच्चों को जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। हुज़ैफ़ा नहीं, जैसे और बहुत सारे प्लेयर ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन ये है कि जितना एज अ फादर मैं उसको दे सका, जो चीज़ें मुझे आती हैं थी वो मैंने कोशिश की कि मैंने बहुत दिया सर, गोल्ड मेडल लेकर आ गए माशाल्लाह। आप हुज़ैफ़ा से बात करते हैं। हुज़ैफ़ा कैसा रहा, सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो एक्सपीरियंस, ये जो गोल्ड मेडल आपके गले में माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है, इतना चमक रहा है, ये हासिल करते हुए लगा कि जी अपना ड्रीम पूरा कर रहा हूँ या अब्बा का ड्रीम पूरा कर रहा हूँ या मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या फीलिंग थी, पहली वाली फीलिंग? एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था मेरा, और जब फर्स्ट मेरा मतलब 4th इंटरनेशनल टूर था मेरा, और मैं फ़र्स्ट टाइम जीता हूँ वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, और बहुत प्राउड फील किया। पाकिस्तान को मैंने ऊपर किया, अपने मुल्क को और सबको, मतलब बाबा का ड्रीम पूरा किया मैंने, और सबका ड्रीम मतलब पाकिस्तान को मतलब ऊपर लेवल पे लाया मैं, और पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता मैं। गोल्ड जीता आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जानिब से, तमाम पाकिस्तानियों की जानिब से हम आपको शुक्रिया अदा करते। ये बताइएगा कि अब्बा का तो ड्रीम था कि आप स्क्वाश प्लेयर बने, आपका भी था या ये वो वाला सीन हुआ है कि जी हमारा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा, बस जो प्रेशराइज कर देते हैं ना पेरेंट्स के लिए, ये तो इंजीनियर बनेगा जी, ऐसे ये करेगा, ये आपको प्रेशराइज किया गया या फिर आपने देखा कि नहीं मुझे भी ये खेलना है क्योंकि फादर भी ये खेलते थे और मुझे पसंद था? हाँ यही बात थी, क्योंकि बाबा कोच थे, एंड
बाबा जब फर्स्ट टाइम मैंने कहा बाबा मुझे जाना है खेलना है, तो बाबा मुझे फर्स्ट टाइम ले गए क्लब में। तो बाबा ने जब फर्स्ट टाइम मैं बहुत छोटा था, जब मैंने खुद 2-3 बॉल हिट की तो बाबा को नज़र आ गया मेरे में टैलेंट। तो बस उस वक्त से बाबा ने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। फिर बाबा से मैंने 3 साल ट्रेनिंग की, 3 साल ट्रेनिंग की बाबा से, और यहाँ पे आगे मैं सब लड़कों को हराया मैंने फिर। अरे वाह, पहला इंटरनेशनल आपने किस एज में खेला था? उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? मैंने आई थिंक शायद साहब क्या उम्र? आई थिंक उस वक्त इट अबाउट 2019 इट वाज, ही वाज वेरी यंग, ही वाज 4 वेरी इयर्स बैक। तो 8 साल की उम्र में थे? या बिफोर कोविड स्टार्ट, या बिकॉज़ ही वाज जस्ट स्टार्टेड स्क्वाश एट मे बी ही वाज 6.5 years old at that time. अरे माशाल्लाह, 7 years, yeah. क्या So बात है। since तो then टैलेंट आपने शुरू में देखा तो हीरे की कदर जौहरी को ही होती है क्योंकि आप इंटरनेशनल टूर्स पे भी जा चुके हैं, टीम के साथ रह चुके हैं, प्लेयर्स के साथ रह चुके हैं, फ्रांस वगैरह का भी आपने दौरा किया है, तो आप उन्हें भी ट्रेन करते रहे हैं। डेफिनेटली हाँ। अपने बेटे को ट्रेन करते हुए कितना ऐसा जो एक जाहिर सी बात है एक कनेक्शन तो होता ही है कि अपने बेटे को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो किस हद तक जाके आपने ट्रेन किया कि बस अब ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, मैं इतना किसी और को नहीं बता सकता था जितना आपने बेटे को बताया? देखिए मेरी लाइफ में जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं अपने बेटे से पहले मैंने एक मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट था ओवैस रशीद, ही इज़ इन स्टिल इन अमेरिका, ही गॉट द स्कॉलरशिप इन पेंसिल्वेनिया, सो ही स्टिल स्टडिंग देयर। सो उसके बाद बिकॉज वो मेरे साथ था फ्रांस और जर्मनी के टूर पे, ऑस्ट्रिया में, तो जब मैं वापस आया तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि छोटे बच्चे इतना मतलब जबरदस्त। अच्छा, इसी आप यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे हैं, हम आपको बताएं पाकिस्तान का नाम एक और शख्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो रोशन कर दिया है, उनसे भी आपकी जो है वो भी मुलाकात कराते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। तो नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा करके बिलाखिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को भी पहला तमगा मिल ही गया और ये कारनामा अरशद नदीम ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान को गोल्ड तो नहीं मिला है लेकिन जीत का जो सिक्का है वो हमने मनवा लिया है। अरशद नदीम हमारे साथ हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल सर, और पूरे पाकिस्तान की जो है वो आपने सर जो है वो फख्र से बुलंद कर दिया है। अगर आप गोल्ड, बहुत सारे लोगों का जो है वो मैं ट्विटर पे देख रहा था कि जी उन्होंने बताया कि आपने नीरज को कॉमनवेल्थ में तो हरा दिया था लेकिन इस मरतबा नहीं हो सका, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, आपने अपना 100% दिया है और जो मार्जिन था वो कोई इतना खास मार्जिन भी नहीं था। इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज आपको दी गई थी अरशद, मैं चाहूंगा कि उन्हें हाईलाइट करें कि उनमें कितना फर्क था, जो नीरज के पास फैसिलिटीज मौजूद हैं और जो आपके पास हैं। आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो फैसिलिटीज की अगर बात की जाए तो मेरे पास जो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज तो नहीं है और उसके बावजूद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा परफॉर्म किया है। अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए तो उम्मीद है कि आगे आने वाली जितनी भी गेम्स आ रही है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर। और अगर हम कॉमनवेल्थ की बात करें तो उस वक्त आपका शोल्डर भी जो है वो इंजर्ड था, आप 100% फिट भी नहीं थे, उसके बावजूद भी जो है वहां आपने हराया था इसी अपने मद्दे मुकाबिल जो पड़ोसी मुल्क से मौजूद हैं इन्हें। उस वक्त के जो आपका कॉन्फिडेंस था उसमें और इस वक्त के कॉन्फिडेंस में कोई खास फर्क था देखने में आया, या उस वक्त आपने सोचा कि नहीं मैं इंजर्ड हूं तो 100% देता हूं और इस मरतबा थोड़ा सा एल्बो की इंजरी थी और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा था, तो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो मेडल से नवाजा था, तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो उसके बाद जो मैंने नी और एल्बो की सर्जरी करवाई, सर्जरी के बावजूद उसके बाद फिर मुझे नी की प्रॉब्लम रही है, तो कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह वही था, बस वो सर्जरी थी और साथ नी की इंजरी भी थी। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वर्ल्ड में आपने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हुआ है। बिल्कुल यकीनन पहली दफा हुआ है अरशद साहब, यकीनन पहली दफा हुआ है। पाकिस्तान इससे पहले कभी ये मेडल नहीं जीता है, इस कैटेगरी में कभी भी नहीं आया आगे, और यहाँ आपने जो है हमें सिल्वर मेडल जो है वो दिलवाया, उसके लिए पूरी कौम की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं आपको। अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप हुकूमत से या आवाम से कोई बात करना चाहें तो प्लीज गो अहेड। आज बिल्कुल गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि फैसिलिटीज तो हमें दे रही है, लेकिन हमें अगर वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी दी जाए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एथलेटिक का ग्राउंड नहीं है, तो अगर एथलेटिक का एक ग्राउंड मिल जाए तो उसमें मैं भी ट्रेनिंग कर सकूं और हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो भी ट्रेनिंग कर सकें। तो अपनी पाकिस्तानी कौम से यही है कि मेरे लिए मज़ीद दुआ करते रहें, जैसे कि आगे कंपटीशन आ रहे हैं उसके लिए मैं भरपूर तैयारी करूं और आप के लिए मैं मेडल जीतूं।
जी जी। अच्छा, ये अगर हम देखें अरशद साहब, हम ये देख रहे थे पूरा मैच जो है हमने देखा, और इसमें हमने देखा आपका कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। और अगर थ्रो की हम बात करें तो जो आपका लास्ट थ्रो था जो नंबर 6 पे आया था, गालिबन वो 87 पॉइंट समथिंग वो रहा है, 74 या 78, हाँ 87.86 पे वो रहा। और जो नीरज का लास्ट थ्रो था वो 88.20, कुछ छोटा सा मार्जिन था। मुझे बताइएगा टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये मार्जिन हमें बज़ाहिर तो बहुत छोटा लग रहा है, ये कितना मार्जिन काउंट होता है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1 फुट का था, 1 फुट का फासला था। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट किया, कॉन्फिडेंस भी था। तो कहते हैं कि इंसान ने जितनी मेहनत की हो अल्लाह ताला उसी हिसाब से उनका फल देता है। क्योंकि मैं सर्जरी में रहा, सर्जरी करवा के उसके बाद फिर मैंने रेस्ट भी किए, रिहैब चलता रहा, फिर मुझे नी की इंजरी हुई, उसको साथ साथ लेके चलता रहा। तो जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने फल दिया है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हूँ। नहीं बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप अगली मरतबा गोल्ड भी लें। अच्छा, एक और टेक्निकल बात है, उसे भी आप प्लीज़ क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बतौर नाजरीन हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम इस मैच को देखते हैं तो हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आती है कि आप फिनिश लाइन से काफ़ी पहले जो है वो 1-1.5 मीटर पहले थ्रो कर देते हैं, और नीरज जो है वो बिल्कुल लाइन पे जाके थ्रो करते हैं। तो ये कोई टेक्निक का हिस्सा है या इसे आप कोई अपना स्टाइल कहेंगे? नहीं, अगर देखें तो हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल होता है। आप अगर क्रिकेट की बात करें तो शेब अख्तर का देखें कैसा स्टाइल है, सेल तनवीर का कैसा स्टाइल है, तो हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल है। बाकी वो आपको पता है कि मुझे नी की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है वो अप डाउन हो रहा था। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा है। अगर हम मेडल अल्लाह ताला अगर ना देता तो फिर हम क्या कर सकते? नहीं, जाहिर सी बात है जी, जितना दिया है जो दिया है उसके लिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये भी बहुत है, आपने हिस्ट्री में जो है वो अपना नाम लिखवा लिया है पाकिस्तान की, कि आप पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाए हैं। अरशद नदीम साहब, मैं ये जानना चाहूँगा अब कि ये मेडल जो है इसका सहरा आप किसके नाम करने जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम को, और जो मेरे कोच हैं सुमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत करवाई है। क्योंकि मुझे सर्जरी भी हुई मेरी, फिर नी की भी प्रॉब्लम रही है मुझे, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है, रिहैब भी उन्होंने करवाया, फिर ट्रेनिंग भी करवाई। तो अगर देखा जाए पाकिस्तानी कौम को और ये अपना जो सुमान इकबाल भट्ट साहब हैं उनको ये क्रेडिट जाता है एथलेटिक फेडरेशन को। ज़बरदस्त जी। अच्छा अरशद साहब, जाते रहते ये बता दीजिएगा कि आने वाले इवेंट्स अब कौन से हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब क्या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आगे चाइना में जो है वो 1 मंथ बाद एशियन गेम्स हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, और उसके बाद पेरिस में जो ओलंपिक्स हो रही है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक अरशद साहब, एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो पूरी कौम की जानिब से आपको। अपना ख्याल रखिएगा जी सर। तो आज तो माशाल्लाह हर तरफ से जो है वो पाकिस्तान का नाम खेलों में रोशन किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ लिटिल चैम्प बैठे हुए हैं, अरशद नदीम साहब यहाँ पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मुझे बताइएगा हुज़ैफ़ा कि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब ये मेडल जीता और बड़ा अपने कॉम्पिटिटर को हराया, लास्ट फाइनल मैच किसके साथ खेला था? सेकंड सीड था टूर्नामेंट का, लोकेश वेगनेश्वरन उसके साथ था, मलेशिया से ही थे वो? जी जी। ओके, ज़बरदस्त। और ये कितने स्कोर के साथ आपने हराया है? 3 लव। स्ट्रेट सेट। अरे वाह, टूर्नामेंट माशाल्लाह इस टूर्नामेंट में इतनी तैयारी से गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने पहले मैच से लेके, बिकॉज ये न्यू कमर था तो इसकी रैंकिंग बिल्कुल लो थी क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो जिस लड़के की ये बात कर रहा है वो टॉप सीड था, नंबर 1 था इस टूर्नामेंट का, लोकेश वर्गीसवान। और तकरीबन बेसिकली दे सारे इंडियंस थे, बट ये ओरिजिनली बेस्ड इन मलेशिया में। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं सारे प्लेयर, और इन सबको माशाल्लाह पहले राउंड से इसने स्ट्रेट अवे जीता है सबको। वाह, यानी इतने अच्छे नहीं है। स्ट्रेट अवे जीता है, बट इससे बेहतर स्ट्रेट अवे जीत गए तो फिर तो इतने अच्छे ना हुए। वो उनका मुकाबला जो है वो असल में होम ग्राउंड पे जो है ना, वो इंडियन टीम बहुत अच्छा खेल लेती है। एग्जैक्टली होम ग्राउंड पे, बट जब इसका सेमीफाइनल था तो वो इसका मैच देख रहा था बैठ के, क्योंकि नेक्स्ट फाइनल इसी से होना था। तो बट इसका मैच देखने जिस तरह से जीता सेमीफाइनल, तो मैंने उस बच्चे का चेहरा देखा तो वो काफ़ी नर्वस था उसको देख के कि यार ये मुझे टफ कॉम्पिटिटर है मेरे लिए। तो और वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब था इसकी वजह से। अच्छा हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताओ कि भाई ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए, इतनी एनर्जी लाने के लिए आपकी डाइट क्या है? खाते क्या हो भाई? सब खा लेता हूँ। सब खा लेता हूँ मतलब उसमें प्रोटीन्स वगैरह, जैसे कि ट्रेनिंग के बाद आके मिल्क शेक पी रहे हैं, या फिर बनाना कोई योगर्ट में मैश करके, और मतलब अलग से प्रोटीन जो होता है वो एग वाइट वगैरह। प्रोटीन
अच्छा, प्रोटीन एंड कार्ब्स बैलेंस डाइट रखनी पड़ती है इनकी, उस हिसाब से ड्राई नट्स हो गए और यस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं एक चीज़ का मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, स्पेशली इसके स्पॉन्सर के हवाले से जिन्होंने मौका दिया हुज़ैफा को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का, जिसमें सीब लैब्स वाले हैं रबील जावेद एंड जेबी, दे बोथ जो प्रोवाइड किया उसको टिकट और वह सारा कुछ। अच्छा, हुकूमत की जानिब से आपको क्या सपोर्ट मिलती है, इस पर भी मैं जानना चाहूँगा, लेकिन अभी हमारे पास एक और मेहमान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, और फिर हुकूमत से आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, बड़ा अहम सवाल है, ताकि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को रेज भी कर सकें, और अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है या आप चाहते हैं तो वो भी आप बयान कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन, हालिया दिनों में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की एक वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने नौजवानों के मुल्क से बाहर जाने को मज़बत करार दे दिया है। मगर इस बयान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने अनवारुल हक काकड़ साहब को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद अनवारुल हक की वजाहती बयान जारी करना पड़ा उनकी टीम को, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों से मुझे सोशल मीडिया पर एक नामुकम्मल बयान की वजह से ट्रोल किया जा रहा है, जबकि मेरे कहने का मकसद अच्छे मौक़े की तलाश में बैरून मुल्क जाना कोई बुरी बात नहीं। पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, ये ना सिर्फ चैलेंज का सामना करते हैं, बल्कि बैरून मुल्क जाते हुए अपने माशरे में बेहतरी के लिए किरदार भी अदा करते हैं, और वहाँ से जब वो पैसे भेजते हैं तो यहाँ पर डॉलर भी आ जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, महबूब शेख साहब, उनसे पता करते हैं जी, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू सो मच। सर, ये जो ब्रेन ड्रेन टर्म इस वक्त हैशटैग के ज़रिए निकल चुकी है, जिससे हमारे करीब 8.5 से 9 लाख के करीब जो है जवान इस वक्त नौजवान जा चुके हैं मुल्क छोड़कर, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? अनवारुल हक काकड़ साहब ने तो कह दिया ये अच्छी बात है, जाते हैं तो जाओ। देखें, अगर इसको आप पॉजिटिव वे में देखें तो ये इज़ अ गुड साइन, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ना, उससे ज़्यादा पाकिस्तान को जो है वो तरसीलात ज़र बैरून मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी ही बेचते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इज़ अ गुड साइन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो जॉब बैंक है ही नहीं। आप अगर एक थोड़ा सा सर्वे कर लें, कराची यूनिवर्सिटी समेत NAD, फास्ट, इकरा, लाहौर यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं वो 34,000 समथिंग हर साल जो है वो एनुअल पास आउट होते हैं, लेकिन उनके पास तो जॉब बैंक नहीं है। अगर वो बाहर नहीं जाते तो पाकिस्तान के लिए तो मसाइल और मजीद पैदा होंगे। ये तो पाकिस्तान के लिए खुशनुमा है अगर पाकिस्तान से हम बाहर बैठे हुए और हम अपना सर, निगरां वज़ीर आज़म ये बात कह रहे हैं कि आप चले जाएं, पर आपको नहीं लगता कि उन्हें जॉब क्रिएट करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए? देखें, ये एक दिन तो इस बात को हल नहीं किया जाता कि निगरां वज़ीर आज़म ने आज चार्ज संभाला और वो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये तो बरसों से एक ही मसला चला रहा है। मैं खुद पाकिस्तान में रहा हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा रहा हूँ, मैंने तो जब से होश संभाला है पाकिस्तान में, बाय बर्थ कराची से, तो मैंने तो ये इशू डे 1 से देखा है। मेरे आने से पहले लोगों ने भी देखा होगा, वो शहजाद का एक गाना है ना कि वो लगा रहे, तो वो साहब है लगे हुए हैं, आप बेफिक्र रहे। अब जो लोग लगे हुए हैं इस कोशिश में कि मुल्क से बाहर जाना है, क्योंकि आप इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, तो चलें फिर उनकी इस्लाह कर देते हैं हम काकड़ साहब के बयान के साथ कि किस तरीके से जा सकते हैं, तरीका ही बता दें। अच्छा, देखें, बहुत आसान तरीका है। एक तो ये कि मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आई एम वर्किंग जर्नलिस्ट हियर इन कनाडा, ऑथर्स एंड ग्लोबल एम्बेसडर हूँ यहाँ पर। दुनिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हर जगह बैठे हुए हैं। अगर आप एक छोटा सा, मैं आपको एक रफली आइडिया दूँ कि गुज़िश्ता इस साल का अगर आप सर्वे निकालें तो आपके पास भी ये सर्वे आएगा। मैंने अभी छोटा सा रिसर्च करा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अब तक 1,28,000 जो है वो अफराद बैरून मुमालिक में जा चुके हैं। ये अप्रैल-जून 2023 तक का डेटा है। अच्छा, उसमें गए डॉक्टर्स, गए इंजीनियर्स, गए पैरामेडिकल स्टाफ गया है, इसके अलावा कारपेंटर्स गए, लेकिन वो जो लोग जा रहे हैं उनका ज्यादातर रुझान जो है वो सऊदी अरब रहा है, बहरीन रहा है, कतर रहा है, मिडिल ईस्ट रहा है। लेकिन यूरोप और कनाडा के अंदर इस वक्त बेस्ट अपॉर्चुनिटी, खास तौर पर कनाडा अगर लोग आना चाहते हैं तो कनाडा के अंदर एक पॉलिसी जो है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर अच्छी है, SDS प्रोग्राम। SDS प्रोग्राम जो है वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में बहुत ही ईजी स्टेप है और क्विक पैथवे के जरिए यू कैन फाइंड द एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा। आपको 20 डेज के अंदर आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको पता चल जाता है यू आर एलिजिबल और नॉट। और सबसे फास्ट है कि विद इन 6 मंथ यू गेट द एडमिशन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटीज आई है। आपने देखा होगा एलीट क्लास के लोगों के बच्चे यूरोप, अमेरिका, कनाडा पढ़ते हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए खास तौर पे $10,000 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है? नहीं, ये SDS प्रोग्राम
ये आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। 2022 और 21 के दरमियान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने पाकिस्तान का नाम डाला है। इससे पहले नेपाल, भारत और बहुत सारे कंट्रीज थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं था इसके अंदर। लेकिन इस पहली दफा इस अपॉर्चुनिटी के जरिए ये स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन मौके पैदा हो गए कि द गेट द एडमिशन विद इन 6 मंथ। उनको इसके अलावा यहाँ पर वर्क परमिट मिलता है, जो 20 आवर्स वो यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। $10,000 सिर्फ आपने बैंक डिपॉजिट करवाने ड्यूरिंग द एडमिशन। किसी भी कैनेडियन बैंक के अंदर आप डिपॉजिट कराएं एंड यू गेट $667 पर मंथ जो है वो आपको इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट जो है वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सारे जो काम हो रहे हैं ये डायरेक्टली जो है वो बैंक और पार्टी के थ्रू हो रहे हैं, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी जो है उसमें इन्वॉल्व है, बीच में कोई मिडलमैन कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। मैं एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा मैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी मौजूदा माशी सूरत हाल है, जो लाकानूनियत चल रही है, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो वहाँ के हालात हैं, हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो बाहर जाए। हर एक की ख्वाहिश है, और खास तौर पे कनाडा और अमेरिका के हवाले से तो लोग बहुत बेचैन नजर आते हैं और कनाडा की पॉलिसी बहुत अच्छी है। खुदा के लिए मैं जितने भी आपके बोल के सामीन नाजरीन जो उसको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए किसी मिडलमैन को, किसी माफिया के जरिए अपने माँ बाप की जमा पूंजी या अपनी बहन के जेवर को ना बेचें। बिल्कुल, यानी किसी मिडलमैन को जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना है। महबूब शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया इस प्रोग्राम के बारे में। पाकिस्तान को ऐड कर लिया गया है। शाहिद साहब और हुज़ैफा, आपसे जो है मैं बल्कि हुज़ैफा शाहिद साहब से ये पता कर लेता हूँ क्योंकि वो कोच हैं तो उन्हें मालूम होगा कि जी क्या मसाइल आ रहे हैं। तो 30 सेकंड्स हैं हमारे पास, आप जो है वो अपने मसाइल या उनका हल जो आप चाहते हैं हुकूमत से कि इसको सपोर्ट किया जाए वो बताइए। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल हुकूमत को तो करना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड है। और किल्लत कहाँ आ रही है, क्या फैसिलिटीज़ है जो कि नहीं अवेलेबल और होनी चाहिए? देखें, अगर आप ऑनेस्टली मुझे पूछें तो मैं तो थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में लेक हो रहा है चीज़ों को, बच्चे उन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। चलें ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हुज़ैफा, एक मरतबा फिर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाजरीन, एक वक्फे के लिए जो हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत देर से कह रहे हैं तो एक वक्फा ले लेते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और जैसे कि आपको हमारे मास्टर फ्रेम में नज़र आ गया, अच्छा मेरी ये शिकायत रहती है हमारे प्रोड्यूसर साहब से कि हम मेहमान का तारुफ कराते नहीं हैं और वो मेहमान को जो है वो पहले ही दिखा देते हैं। लेकिन खैर, अब जब क्या आपने देख ही लिया है तो उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं, पर आपको ये बताते चलें कि आज वो यहाँ मौजूद क्यों हैं। क्योंकि आज का नौजवान हर काम जल्दी करने के चक्कर में लगा हुआ है। बच्चे बड़े जिसे देखो जंक फूड का दीवाना है, मगर कम वक्त में पकने वाला खाना क्या ये इंसानी सेहत के लिए भी मुफीद है? ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जंक फूड सेहत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी मुज़र साबित होती हैं। इसके मसाले, इसमें जो ग़िज़ाएँ मौजूद हैं, इसमें जो तेल इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की अगर हम बात करें, स्पेशली मीट की अगर हम क्वालिटी पे बात करें तो वो कितने अरसे तक रखा हुआ होता है, ये सारी बातें, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता, इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। डॉक्टर जवेरिया कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई लग रही है। बिल्कुल, आपको पता है लाहौर से हूँ तो थोड़ा सा चेंज होता है तो थोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर वाले जो हैं वो कराची के खाने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा ये बताइए, जो जंक फूड की दौड़ निकली हुई है, इसमें अभी मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में एक इमेज के जरिए बताया ये गया है कि जी अगर मैं लेटस अलग खाता हूँ तो हेल्दी है, अगर मैं चीज़ अलग खाता हूँ शेडर हेल्दी है, अगर मैं टोमेटोज अलग खाता हूँ हेल्दी है, अगर मैं मीट की पैटी अलग खाता हूँ हेल्दी है, लेकिन अगर मैं इन्हें मिला के खा लेता हूँ तो अनहेल्दी है। क्यों? देखिए, एक्सेसिव ऑफ कैलोरीज, और नंबर 1 जब आप कमर्शियल फूड्स में जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मदर्स हैं वो कमर्शियल हो गई हैं, बच्चों को घर का बना हुआ खाना नहीं देती हैं। और आप देखिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बिरयानी, चिकन पीसीज या उसके अलावा जो कमर्शियल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान इस टाइम ओबेसिटी में 9th नंबर पे है, 9वें नंबर पे है। और आप ये देखिए कि डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी, 11 साल के बच्चे में भी डायबिटीज़ है इस वक्त। और जो मोटापा है जो इसका सबब बन रहा है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल है और दूसरी एक्सेस है। सिर्फ ये नहीं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, रंगों वाले मशरूबात भी, बड़े छोटे बूढ़े हर कोई इतना लाइक करता है। और मैं ये कह रही होती हूँ कि जहर है, क्योंकि न्यू रिसर्च आई है कि आप अगर
शुगर जो है वाइट शुगर उसका ज़्यादा इंटेक करते हो तो आपको कैंसर के होने के बहुत से चांसेस हैं। अब तो बहुत महंगी हो गई, 170 रुपए किलो हो गए। देखिए यहाँ के लोग तो मीठा इतना पसंद करते हैं, मिठाइयाँ और चीनी, और चाय में चीनी तेज़, और पीपल विल लव इट, और वो उसके बगैर चाय भी नहीं पीते। तो ऐसे लोगों को मतलब मेरी एडवाइस यही है कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद भी जो जैसे पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, और जो आपको नहीं पता होता 60-70 वाला शवारमा भी आपको मिल रहा होता है कि वो मरी हुई मुर्गी का भी हो सकता है, क्योंकि आपके सामने नहीं बन रहा। और जो 1000 रुपए किलो मुर्गी होने के बाद भी शवरमा 140 का ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो मतलब जो डेड एनिमल्स या डेड जो होता है उसके डेड मीट का होता है। सिलेक्शन इज ऑल योर्स, फूड अवेलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, और आपकी क्वालिटी, आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा ये चीज़ें डॉक्टर साहिबा, अगर जैसे कि बच्चे तो ये चीज़ें मांगेंगे, वो तो अट्रैक्शन ही उनकी तो ये है कि जी बर्गर दे दें, सैंडविच दे दें, या इस तरह की चीज़ें, ब्रोस्ट बना दें। ये चीज़ें अगर हम घर में बनाना शुरू करें तो भी इतनी नुकसान दें? देखिए आपको याद होगा एक एडवर्टाइजमेंट सॉर्ट ऑफ स्टफ था कि पॉपाई द सेलर मैन, और उसमें स्पिनच दिखाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को रगबत दें अच्छी चीज़ों की तरफ, कि एप्पल है और इसमें आयरन है, उसके साथ आयरन का एक बोर्ड लगाएं। ओहो। और उसको बताएं कि अट्रैक्टिव बना दें। An apple a day keep the doctor away. If the doctor is beautiful, keep the apple away. बिल्कुल ऐसे ही है। पर आप देखें कि बच्चों को बताएं कि फलों सब्जियों के और जो पल्सेस हैं उसके ज़्यादा फ़ायदे, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट थिंग। अब यहाँ पे आपको पता है अक्सर बच्चे स्कूल से पेरेंट्स पिक करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्किंग फॉर द जंक फूड एंड थिंग्स, और फिर यही बच्चे छुप छुप के माँ बाप के पैसे चुरा के जो है वो इस तरह की लाल और सफ़ेद मशरूबात और काली मशरूबात पीते हैं, जो कि माँ बाप के लिए मुंह में दांत नहीं रहते बच्चों के। खैर बड़ों का तो और भी मसले हैं। बिल्कुल, पर बच्चों को जब मीठा ज़्यादा दिया जाता है तो उनके ब्रेन और कॉग्निटिव लेवल पे भी असर पड़ता है। बड़े जब खाते हैं तो उनके पेट बहुत बुरे निकलते हैं, जिस्म लटक जाता है, बुरा हाल हुआ है। दिस इज नॉट द लाइफ। अच्छा बच्चों के लिए एक और चीज़ जो है वो बड़ी नुकसानदेह हमने सुना है कि है ये जो नूडल्स का पैकेट मिलते हैं, जो कि आप इंस्टेंट 2 मिनट में तैयार। इतनी खतरनाक प्रिजर्वेशन टेक्निक ऐड की होती है, क्योंकि जो चीज़ 6 महीने 1 साल तक पड़ी रही है, चाहे वो शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है? ये जैसे कमर्शियल नगेट्स पड़े हुए हैं फ्रिज में, देखिए फॉरेन तो नहीं, वो फैक्ट्री से फ्रिज में आ जाते हैं, कोई ना कोई केमिकल तो इन्वॉल्व होगा, और 1 साल 2 साल की उसकी स्टोरेज टेक्निक्स डाल के फिर आपके चाहे किचन में आते हैं। इसका मतलब वो फ्रेश मीट है ही नहीं, यू कांट कॉल इट फ्रेश मीट। जितना टाइम डलता है उतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होती है। गोश्त में तो बहुत तेज़ी से होती है, आपने उससे ही बचना है, क्योंकि एकदम से जो बीमारियाँ हैं ना पाकिस्तान में, कहते हैं ना एकदम से इसको ये भी हो गया वो भी हो गया, किडनी डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, सडन हार्ट अटैक्स हैं, वो कैसे होते हैं? नजर लग जाती है। नजर तो मतलब हमारे यहाँ यही एक हाल है जी, क्या हो बेटा नजर लग गई, आओ बैठो मैं तुम्हारी नजर उतारूं। नहीं, उसमें आपके जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, जो लोग खा लेते हैं फिर बैठ जाते हैं, पेट निकल आता है। भाई आपने खाया, आप उसको कैलोरीज बर्न भी तो करो। अच्छा बीमारियों का जहाँ आपने तज़किरा किया तो आपको ये भी बताते चलें कि नाजरीन एक मरतबा फिर कोविड का एक वेरिएंट जो है वो दुनिया भर में निकल आया है। ओमिक्रॉन की एक और ये शाख है, तो अब ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, कितनी नहीं, इसके बारे में जो है वो हम अपने मेडिकली तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे जो बोल्ड प्रेडिक्शन का पैनल है इस वक्त उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसे जान लेते हैं कि ये जो वबाई अमराज फैलने के जो हिंसे होते हैं, जो कार्ड्स होते हैं, वो उनके पास किस हद तक मौजूद हैं। उनसा वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। तो मैं तो ये कहूँगा जी कि सबसे पहले अभी बीमारियों की बात हो रही थी, तो ये जो वबाई अमराज फैलते हैं इसके बारे में आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मेरे पास जो कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये बहुत तेजी से फैलने वाला जो है मर्ज है, तो एहतियात करनी चाहिए। यहाँ पर ये बाहर से आता है, ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ये यहाँ का बीमारी नहीं है, ये बीमारी जो है वो फॉरेन से आई है, पाकिस्तान के बाहर से आई है, तो जो है ऑब्वियसली ये बहुत तेजी से फैल सकता है, तो इसको एहतियात करने की ज़रूरत है। एहतियात की ज़रूरत है जी, बिल्कुल एहतियात इलाज से बेहतर है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपने कभी अपने बारे में कोई प्रोडिक्शन वगैरह करवाई है किसी से? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज करवा लेते हैं जी, जरा इनके कार्ड तो निकालें डॉक्टर जवेरिया के। नहीं वो कार्ड ये टैरो कार्ड रीडर है ना, टैरो कार्ड से पता चलेगा कि आपके पास कौन से कार्ड है। नो नथिंग, सिर्फ टैरो कार्ड बताएंगे। ये एक अलग टेक्निक है। हाँ जी बताएं जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल में आपके कार्ड अच्छे नहीं आए, मुझे लग रहा है नेट फ्रीज हो गया है, नेट स्लो हो गया, इंटरनेट रुक गया। खैर पता नहीं, अल्लाह खैर। अब नहीं निकालना भाई डॉक्टर साहिबा के कार्ड से। अच्छा जी मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि जो पेरेंट्स हैं
हमने बच्चों की तो बात कर ली बहुत ज़्यादा कि वो किस चीज़ की ज़िद करते हैं या किस चीज़ के लिए वो पीछे भागते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा पेरेंटिंग पे अगर हम आएँ, पेरेंट्स को किस चीज़ से रोकने की ज़रूरत है? जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने कार्ड्स के ज़रिए बताएं कि जी आज फ्रूट डे है, हम डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि जी मंडे इज एप्पल डे और ये दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि प्रॉपर पेरेंटिंग करते हुए अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उन्हें ये बता सकें कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी कैसे हेल्दी रख सकते हैं और इस किस्म के फूड को देखिए रुक नहीं सकते, तो मिनिमाइज अगर हम करें तो वंस अ मंथ, क्वार्टरली किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? 15 दिन में एक दफा यूज कर सकते हैं, वो भी घर का बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बाहर का होता है उसमें ऐसे फैट्स और ऑयल्स यूज किए जाते हैं जिसको आपको पता ही नहीं आप क्या ले रहे हैं, और सारी कंटामिनेशन किचन से आती है। आपको किचन हाइजीन अगर पुअर है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ना खाएं, पर अगर आप ट्रेवलिंग में इस तरह है तो फिर आपको लेना पड़ता है। दूसरा, नंबर 1 मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। जो माएँ लड़कियां बन रही हैं उनको चाहिए कि बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है और बच्चे को अगर 2-3 साल तक फीडिंग कराई जाए तो वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन बीमार नहीं होता। आयरन इंटेक, कैल्शियम इंटेक के साथ साथ मिनरल इंटेक फलों सब्जियों से उनको करवाया जाए। देखिए शुरू में जो हमारी पेरेंट्स थे ना, हमारी माएँ थी या हम लोग थे, तो स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा ब्रेकफास्ट करते थे, फिर साथ लंच बना के जाते थे। बिल्कुल ऐसा। अब स्कूल लंच बॉक्सेस का हाल है कि एक जूस वाला डब्बा जो है वो कलरेंट मशरूब, साथ में कोई केक पीस, एक बेकरी आइटम हो गई, साथ में फिर चिप्स टाइप चीज़, भाई उससे बच्चे की नशोनुमा तो हो ही नहीं सकती और आधा दिन तो उसका स्कूल पे गुजर गया। और फिर आप जब घर आ रहे हैं फिर भी पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं, पेरेंट्स इवन उनकी पढ़ाई में, खाने में, किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि आजकल फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो तवज्जो उन्होंने बच्चों को देनी होती है उनका सारी अटेंशन फ़ोन पे डाइवर्ट होती है। और इसके लिए लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा हेल्दी हो, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे प्रॉपर्ली ग्रो करे, तो आप उसका पूरा एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें उसका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, उसको डिफरेंट चेंज करके कितना होना चाहिए? लेट्स से कि अगर 10 साल तक का बच्चा है तो उसका वाटर इनटेक कितना हो, 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसका वाटर इनटेक कितना? देखिए 10 साल का बच्चा है, नॉर्मली तो हेल्दी एडल्ट के लिए तो 8 क्लासेस होते हैं, बच्चों की ज़रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो वो 8 से 10 क्लास ले लें, मिनिमम मैक्सिमम भी डे का जो हाफ डे है उसमें 7-8 क्लास लें। बिल्कुल पुदीने का पानी दें, डिटॉक्स वाटर बना के दें, क्योंकि उन्होंने चलना फिरना उठना बैठे, बच्चा का मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट और हेल्दी रहता है जब उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के डिटॉक्स वाटर पिलाए जाते हैं, क्योंकि सारा पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाउ मच एफर्ट दे मेड। वो तो छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो आप खाना भी नहीं दे तो भी वो टीवी देखते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। मतलब आप कर लें कि 10 साल का बच्चा 4-5 क्लास में होगा और 4-5 क्लास के आजकल के तो जितने बच्चे उससे बड़े उनके बैग्स हैं, उनको पढ़ना ये बहुत बड़ा अजाब है। आपने 4-5 क्लास तो बहुत कह दिया, यहाँ तो ग्रेड 1 और जो आपके KG 1 KG 2 के बच्चे हैं उनके बैग्स जो हैं वो बेचारे ऐसे लेके जा रहे होते हैं कि उनकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है प्रॉपर तरीके से कि बेटा तुमने मजदूरी ही करनी है, तुमने बड़े होकर बोरियां उठानी है और ट्रक में रखनी है। तो वो बात है कि असल चीज ये है कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, साथ ही साथ जंक फूड पे कंट्रोल, और वो ऐसे मतलब कई बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं, आइसक्रीम लेनी है या वो हमने फलानी चीज़ खानी है। आप जो है जो प्रेशर है, कमर्शियल प्रेशर है जो फूड्स को दिखा के बच्चे में यहाँ पे आप सेव करते हैं, उसको आप बच्चे तक बिल्कुल मत पहुँचने दें और हेल्दी चीज़ों को उसको इंट्रोड्यूस करें। देखिए जो बच्चा बचपन में मटर या गाजरें या कोई एक आधी सब्जी नहीं खाता, सारी उम्र न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह जाती है। हाइट नहीं ठीक, कैल्शियम डेफिशिएंसी, बड़े होके ये न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बिल्टअप की जो है वो एज होती है, वो आपके स्पॉट्स, आपके लिवर के प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। शाह ने जो है वो हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहिबा भाई है कोई डॉक्टर साहिबा कार्ड निकल सकते हैं या फिर से फ्रीज ना हो जाए हम कहीं? खतरनाक तो नहीं है ना ये? निकाले हैं डॉक्टर साहब, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लीज शेयर कीजिए। अच्छा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सिर्फ ईयर और नहीं ईयर ना बताएं, यानी 22 सितंबर जी। ओके ठीक है। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले, हाई प्रेस्टिज का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये अपने काम से बहुत ज्यादा सिंसियर है, काम से ज्यादा जी डेडिकेशन बहुत है, डेडिकेशन इनमें है और आगे जाके इनको सक्सेस भी मिलेगी। और ये अंदर से मुझे ऐसे लगता है जैसे स्पिरिचुअल भी हैं डॉक्टर साहब। अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही है? ओहो डॉक्टर साहब को आवाज नहीं आ रही, भाई जरा यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं
ताकि डॉक्टर साहब को पता तो चले उनके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है। वो यही पूछ रही थी कि मैं मुझसे पूछ रही हैं कि वो क्या बता रही हैं। वो बता रही हैं कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, काम को लेकर के जो है वो बहुत ही सिंसियर हैं और अपने काम को जो है वो प्रायोरिटी देती हैं, आप बाकी चीज़ों पर तरजीह देती हैं। और बताइए जी, मैं कम्युनिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए स्पिरिचुअल है, इनको कुछ ऐसे ख्वाब जरूर आते होंगे, सच्चे ख्वाब नजर आते होंगे, या ये थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से इनका बहुत कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। और कभी कभी ओवर थिंकिंग करना और आपको कुछ ख्वाब भी ऐसे आते हैं जो कि सच्चे हो जाते हैं, ऐसा होता है? एक मिनट रुके, हम करेक्शन भी करते रहते हैं ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है? हुआ है जी ऐसा? वाइब्रेशंस आर वेरी हाई, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब। अच्छा वो बता रही हैं क्या? हाँ जबरदस्त जबरदस्त जी। इनका स्ट्रॉन्ग है। ओवर थिंकिंग कभी कभी करना ये बहुत शुरू कर देती हैं। ओके। और जी जी जी, और बाकी ये है कि बाकी सारी आगे जाके जो भी इनका करियर है वो सक्सेसफुली चलेगा, फेम भी इनको मिलेगा, लोग एक्नॉलेज करेंगे इनके काम। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी। और आज जो है वो हम बाकी बात नहीं कर पाए, लेकिन आपको आगे जाके फेम भी मिलेगा और आपकी जो प्लानिंग्स हैं, जिस चीज़ में डिग्री वगैरह लेना चाह रही है, जो भी वो भी सब होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, वक्त हुआ है जाने का, इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया